तो इस वीडियो के बाद आपको क्लास 10th मैथ्स के एमसीक्यूज में कभी कोई दिक्कत, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है। तो हेलो टेंथीज, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स की एमसीक्यूज की स्ट्रैटेजी के बारे में। हम जानेंगे सबसे पहले कुछ कॉमन कंफ्यूजन्स, कुछ कॉमन दिक्कतें जो बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि एमसीक्यूज को सही से, यानी कि एमसीक्यूज के अंदर मैक्सिमाइज करने के लिए अपने स्कोर को हम क्या क्या कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम स्ट्रैटेजीज, टिप्स, ट्रिक्स और कॉमन सेंस की बात करें, एक चीज जो आप सभी को ध्यान में रखनी है वो है ये की पॉइंट। वो की पॉइंट क्या कहता है कि मैथ्स में क्वेश्चन के फॉर्मेट जो हैं वो बदल सकते हैं, पर कभी भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं चेंज होगा। यानी कॉन्सेप्ट जो है वो आपका प्राइम फोकस होना चाहिए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका है वो आना चाहिए। ठीक है। अब कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसके थ्रू आप जो है अपना स्कोर एमसीक्यूज के अंदर जो है बहुत ही मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, या फिर आप 100% भी एमसीक्यूज के अंदर स्कोर ला सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा आपको एक टिप होगा वो ये होगा कि आप जो अपना सिलेबस है उसको ऑप्टिमली ऑप्टिमली पूरा कर लीजिए। अब इस ऑप्टिमली का मतलब क्या है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो आपका 20% सिलेबस है वो प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है, और 80% तक आपको मार्क्स लाके, यानी 80% आपको आउटपुट लाके दे सकता है। ठीक है। तो ऐसे ही 20% टॉपिक्स हर चैप्टर के अंदर से मैंने आपको बताए हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। अगर आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी है तो ये वीडियो और ज्यादा उसको बढ़िया कर देगी, और अगर आपकी प्रेपरेशन उतनी अच्छी नहीं भी हुई है तब भी ये आपको एटलीस्ट 85% मार्क्स तो लाने के लिए काबिल बना ही देगी। तो जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा, आई बटन पे आपको राइट हैंड साइड पे आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब ये वीडियो देख के अगर आप जानते हैं, अगर आपने ये वीडियो देख रखी है, तो मैंने एक चीज बताई थी कि आप अपनी फॉर्मूला शीट अपने हाथों से बनाइए, मेक इट योरसेल्फ, और रोज जो है फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस करते रहिए। तीसरी चीज जिस पे आपको फोकस करना है वो है आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ठीक है। फिर जो मेरा एक्सपीरियंस है सीयूईटी देने का, ठीक है, फिर जेई देने का, और बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस देने का, वो ये है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो आपके एप्टीट्यूड को ज्यादा चेक करता है। ठीक है। यानी कि आप कितने बढ़िया से ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं, ये है आपका टिप नंबर 1। यहां से जो वीडियो है बहुत सीरियस होती जा रही है, तो ध्यान देंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन आपका पहला हथियार होना चाहिए, दूसरा हथियार होना चाहिए ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा होना चाहिए अगर कोई कंडीशन दिया है ऑप्शन में तो उसको चेक कर। जो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप पेपर का मेजॉरिटी टाइम जो है वो इसमें ना लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के, ये मैंने बोर्ड के पेपर से लिया है, आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 to 18, 18 क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे 1 मार्क्स के हैं, यानी कि 18 मार्क्स। ठीक है। और इसके अंदर आप देखोगे तो आपको टाइम, अगर आप इसमें ज्यादा लगा रहे हो, तो अपने आखिरी के सेक्शन डी और सेक्शन ई जिसके अंदर बढ़िया और बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 36, 37, 38, यहां से ये 12 मार्क्स का हो गया। ठीक है। अगर मैं इधर देखूं सेक्शन डी को, 32, 33, 34 और 35, चार क्वेश्चन जो हैं वो 5 मार्क्स के हैं, तो 20 और 12, 32 मार्क्स के कॉस्ट पे आप कभी भी 18 मार्क्स लाके खुश मत होइएगा। ठीक है। ये चीज आप एकदम ध्यान रखिए। ठीक है। अगली चीज जो आपकी मेंटालिटी, आपका जो मेंटल ब्लॉक है कि अरे हमसे एमसीक्यूज होते ही नहीं है, उसको ब्रेक करने के लिए आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। ठीक है। एग्जामिनर जानता है कि क्वेश्चन जो है 1 मार्क के हैं, तो वो ये नहीं चाहता कि जो पेपर चेक कर रहा हो उसके लिए ज्यादा बर्डन पड़े इन क्वेश्चंस में। तो वो इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा, या फिर वो डायरेक्ट थ्योरी या फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर सवाल पूछ लेगा। ठीक है। अब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके अंदर से आपको फॉर्मूलाज जो हैं उसको तो प्राइम इंपॉर्टेंस देनी ही देनी है। ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं? तो मैंने अभी फिलहाल के लिए तो 2 एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसे बहुत सारे और भी हैं। जैसे कि एक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा है आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 3 चैप्टर जो हैं इसके अंदर ऐसे सवाल हैं जो डायरेक्ट है। ठीक है। ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो डायरेक्ट अप्लाई हो जाते हैं, तो आपको इन चैप्टर्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करके चलना चाहिए। और लास्ट है पेन पॉइंट। क्या है आपका?
सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स। इसको अवॉइड करने के लिए आप पेपर में बिल्कुल भी हड़बड़ाइए मत, आराम से स्टेप बाय स्टेप आंसर को निकालने की कोशिश करिए। आप ये मान के चलिए कि आप जितने ज्यादा स्टेप्स लिखेंगे एग्जामिनर का मन उतना ही बढ़ जाएगा आपको मार्क्स देने का। तो इस चीज को जो है हमें स्माइल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, कौन से चैप्टर से आपको ये लग रहा है? ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से, ठीक है। और मैंने हर क्वेश्चन के बीच में साइड में लिख दिया है कि वो क्या चीज टेस्ट कर रहा है। तो ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपके कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है और साथ ही साथ आपके फॉर्मूलाज को चेक कर रहा है। तो आइए जरा इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर उसका आपको जीरो दिया है, इसका मतलब है कि अगर मैं अल्फा एक जीरो है, अगर मैं उसको इस इक्वेशन में पुट करता हूं, ठीक है, यानी कि 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस के, तो ये मुझे जीरो करके ये दे देता है, यानी एक तरह से इसका सोल्यूशन है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बीटा करके देता हूं तो 3 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा प्लस के, ये भी मेरे को जीरो दे देता है। ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर आपको सम ऑफ दी जीरोस बताया गया था और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। अब ये बी सी ए क्या है? तो वो ये है, ठीक है। तो अगर हम देखें 3x² प्लस 6x प्लस के, अगर मैं इसको जनरल फॉर्मूले की तरफ लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। तो यहां से a क्या आ रहा है, देख सकते हैं आप, कितना आ रहा है? a जो है वो है 3, b कितना आ रहा है? 6, और c कितना आ रहा है? k, ठीक है। ये k देख के डरना नहीं है, आराम से। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालूं तो क्या है? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या था? तो b को माइनस करके अपॉन ए, कितना हो गया ये? -2। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? c अपॉन ए। c कितना होता है? k। a कितना है? 3, तो ये कितना हो गया? k/3। हमें क्या बोला है कि एक कंडीशन ये दी है, तो अगर मैं इस कंडीशन के अंदर इन वैल्यूज को डालूं तो हम देखते हैं कि प्लस अल्फा बीटा को क्या बोला है? -2/3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा है आपका -2, तो इसके अंदर इसको पुट करो, -2 प्लस k/3 -2/3। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? k/3 -2/3 प्लस 2 कितना हो गया? अगर मैं थोड़ा सा कुछ मिटा दूं तो आपको दिक्कत तो नहीं है ना? तो मैं ये मिटा देता हूं और ये भी, ठीक है। अब अगर हम यहां से लेके इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ये चीज हम ले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो k/3 कितना बताया आपको? -2/3 प्लस 2, तो कितना हो गया? -2, 3 इंटू 2 कितना हो गया? 2 प्लस 6/3, कितना हो गया? 4/3। तो k/3 जो है इक्वल्स टू 4/3। तो 3 से 3 कैंसल, क्योंकि दोनों जगह बराबर था, और k कितना आ गया आपका? 4। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन टी, ये है आपका आंसर। आप देखिए कितने आसानी से आपको एक कॉन्सेप्ट पूछा, आपको ए बी सी आइडेंटिफाई करना आता है या नहीं, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आता है कि नहीं, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला के अंदर पुट करना था और बाकी कंडीशन दे रखी थी, ठीक है। अगले पे आते हैं। ये मेरे को जो पिछले साल का पेपर है उसमें सबसे आसान सवाल लगा, ठीक है, सबसे आसान सवाल, मतलब मैं देख के मेरे होश उड़ गए कि लेवल कितना गिर चुका है इस पेपर का, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये बहुत ही इजी सवाल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसमें आपको सिर्फ एक चीज आनी चाहिए कि आपको पता हो कि साइन कॉस टैन क्या होता है और रेसिप्रोकल ऑफ साइन कॉस टैन क्या होता है, यानी कि 1/sin क्या होता है आपका? कोसेक होता है, ठीक है। 1/cos आपका क्या होता है? सेक होता है, और 1/tan आपका क्या होता है? कॉट होता है। बस इतना आपको पता है, यू आर गोइंग टू रॉक दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा। अब देखिए जब भी ऐसे पेपर में आपको साइन कॉस टैन में कुछ दिया हो तो आप उसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले कोशिश मत करिए, ठीक है। जो रेसिप्रोकल टर्म में है, जैसे ये सेक है, इसको साइन कॉस के टर्म में लाने की कोशिश करिए। तो अगर मैं सेक को साइन कॉस के टर्म में लाऊं तो क्या होगा? 1/cos इक्वल्स टू सेक, तो सेक क्या हो गया? 1/cos थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब जो ये tan है, अब इसको sin थीटा cos थीटा में लाते हैं। sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos
कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे नीचे के दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे, इसको कॉस स्क्वायर थीटा ही कर देंगे। ऊपर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता होगी, क्या होता है वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर कर दूं, 1 को इधर ले जाऊं, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या दिख रहा है मुझे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर भी मेरे को साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं कन्वर्ट करके क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कटा कटा 1। आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए। इससे आसान भी कुछ मिलेगा आपको, मेरे हिसाब से तो नहीं मिल सकता। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, इसके अंदर आप जो है ये सवाल पढ़िए और फिर देखिए। ठीक है, तो x equals to 1 and y equals to 2 is a solution of the pair of linear equation। ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, x और y की इन वैल्यूज के लिए ये दोनों इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इन दोनों के अंदर ये वैल्यूज भरूं, ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 के अंदर x और y की वैल्यू जो दी हुई है ये भरता हूं, तो अब देखिए क्या बनता है इक्वेशन, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 माइनस 6 प्लस ए इक्वल्स टू 0। माइनस 6 प्लस 2 कितना हो गया, माइनस 4 प्लस ए कितना आ गया आपका 4। आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली चीज पे, इक्वेशन 2 पे। ठीक है, इक्वेशन आपकी 2 क्या थी, 2x प्लस 3y माइनस बी। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, माइनस बी इधर आ गया, तो कितना हो गया, 8 माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो बी कितना हो गया, 8। अब ये बताओ, आप बोलोगे कि यार भैया ऐसे a इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू 8 तो दिया ही नहीं हुआ। तो मैं बोलूंगा यार बड़ी दुविधा है, क्या करें। तो यहाँ पे जब मैंने शुरुआत करी थी इस पेपर को समझाने से, तो मैंने क्या बोला था, ये 3 तरीके, ये स्मार्ट तरीके अपनाने चालू करो, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन, या फिर चेक विच सेटिस्फाइज द कंडीशन, क्योंकि ये जो है ये ज्यादातर यूज होगा। ठीक है, कि आपको कंडीशन के अंदर जो वैल्यूज है आप वो डाल के देखो। तो अगर मैं इसमें डाल के देखता हूं, ए की वैल्यू क्या है, 4, और 2 इंटू 8 कितना हो गया, 4 इक्वल्स टू 16। तो क्या 4 इक्वल टू 16 होता है, नहीं, बेवकूफों की तरह हाँ नहीं बोलेंगे। 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 4 इक्वल्स टू बी, सॉल्व करो तो 8 इक्वल्स टू 8, यानी कि ये हमारा आंसर है। अगर हम इसमें डाल के देखें तो क्या होगा, 4 प्लस 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 0। क्या कभी ये 0 होगा, नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं है, और सिमिलरली ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि ये दो वैल्यूज कौन से इक्वेशन को, कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, इससे आपका ये सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, अब आते हैं एक स्मार्ट तरीका और, ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन का। अब देखो, सवाल देख के बहुत लोगों की हालत थोड़ी थोड़ी खराब होगी कि यार ये क्या दे दिया है, -1 प्लस -1 इक्वल्स टू 0, देन n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एनी नेगेटिव इंटीजर। आप सोचोगे क्या ही पूछ लिया ये। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि कितना कॉमनली आप ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो। आप देखो, आपको क्या बोला है कि n बताओ, ये जो n है ये क्या है। तो अगर मैं कोई पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या वो 0 होगा, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, लेट से -1, अब इसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो यानी कि 0 से बड़ा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लेट से 1 रखता हूं, तो क्या होगा ये, -1 -1 प्लस -1 अगर -1 को मैं एक इवन नंबर से वो करता हूं, ठीक है, जैसे -1 इंटू -1 क्या होता है, -1 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव कर देगा। तो जब भी एक इवन नंबर जो है वो एक ऑड नंबर का एक्सपोनेंट होता है, यानी जो 8 है वो एक इवन नंबर है और वो इसका एक्सपोनेंट है, इस नेगेटिव नंबर का, तो होगा क्या कि ये हमेशा इसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, करके भी देख सकते हो, -1 इंटू -1, ठीक है, फिर इंटू -1 करते जाओ, देखो आपका आंसर जो है फाइनली 1 ही आएगा। लेकिन अगर मैं -1 को ऑड नंबर तक ले जाऊं,
तो -1 इंटू -1 कितना हो गया, +1, +1 इंटू -1 कितना हो गया, -1। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि अगर इवन नंबर का एक्सपोनेंट है नेगेटिव नंबर पे तो वो उसको पॉजिटिव बना देगा, अगर ऑड नंबर का एक्सपोनेंट है नेगेटिव नंबर पे तो वो उसको नेगेटिव ही रखेगा। ठीक है, तो अगर अब मैं देखूं पॉजिटिव इंटीजर, तो यानी कि मैं कुछ भी ले सकता हूं 1 2 3 4, तो कोई श्योरिटी नहीं है। कोई नेगेटिव इंटीजर रखूं तो उसकी भी श्योरिटी नहीं है, तो ये दो तो आंसर नहीं होंगे। अब अगर मैं एक ऑड नंबर रखता हूं -1 तो उसको क्या करेगा, -1। ठीक है, -1 रख देगा, ये हो गया आपका +1। ठीक है, तो -1 अगर मैं एक ऑड नंबर रखता हूं लेट्स से 3 प्लस -1 8, तो क्या ये 0 बनेगा? तो हम देखते हैं -1 जो है इवन नंबर से वो हो रहा है, तो ये हो गया, बन गया +1 बन जाएगा। और ये -1 ऑड नंबर क्या बनेगा, -1, तो -1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 0, यानी कि ये है आपका आंसर। अगर मैं इवन नंबर रख देता तो ये प्लस हो जाते, तो -1 लेट से कोई एक इवन नंबर रख दो 2 और इसको रख दो 8, तो क्या हो गया, -1 एक इवन नंबर 1 प्लस -1 एक इवन नंबर 1 2 बन गया, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, इतना आसान है। ठीक है, आप बस एक नंबर सोचो, एक इवन नंबर सोचो, एक ऑड नंबर सोचो, एक नेगेटिव इंटीजर सोचो, एक पॉजिटिव इंटीजर सोचो, काम खत्म। अब हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, और आखिरी सवाल जो है वो है आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे और आपके एक सिंपल फॉर्मूला पे। वो फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, याद रखने का तरीका भी है। हम जनरली क्या बोलते हैं, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। ठीक है, तो इसकी रैंकिंग क्या है, 1। इसकी रैंकिंग हमारे दिमाग में, हम रैंकिंग याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये फॉर्मूला बहुत लोग भूल जाते हैं। तो मीन को 1 नंबर पे, मीडियन को 2 नंबर पे, मोड को 3 नंबर पे। अब इस ऑर्डर को रिवर्स कर दो, अब मोड को 1 नंबर पे रखो तो मोड इधर आ गया। ठीक है, मीडियन को 3 नंबर पे कर दो, यानी पहले 1, ये होता है 1 जनरली, ये 2, ये 3, तो अब क्या हो गया, ये 1, ये 3 -2। ठीक है, या फिर अगर ऐसे नहीं भी याद रखना, लेट्स से अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो एक तरीका और है मेरे पास, वो क्या है कि 3 -2 = 1। ठीक है, 3 -2 = यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 मान के चलो, कुछ भी करके याद कर लो, लेकिन एट द एंड क्या है, ये चीज जो है आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा आपको, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, याद रखना है बस। ठीक है, याद रखने से ही मेरा मतलब है। तो यहां पे क्या दिया है, मोड कितना है आपका 15x, मोड कितना है आपका 15x, मीडियन कितना है, मीडियन नहीं दिया। ठीक है, और मीन दिया है, मीन क्या दिया है 18x। ठीक है, 2 इंटू 18x माइनस ये कितना हो गया 3m मान के चलो इसको। अब हमें क्या ढूंढना है, ये m की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब अगर मैं सॉल्व करूं 15x 3m माइनस 36x। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इस 36x, क्योंकि ये माइनस है तो मैं इसको उस साइड भेजना चाहूंगा, तो 3m इक्वल्स टू 36x प्लस 15x कितना बनेगा, है 6 5 11 4 51x। ठीक है, तो 3m जो है वो तुम्हारा है 51x, यानी m कितना होगा आपका, सॉरी, m होगा आपका 51/3, कितना बनेगा 3 1 जा 3 17, तो m आपका कितना बनेगा 17x। ये है आपका यहाँ का आंसर। ठीक है, तो इतना आसान है ये। ठीक है, तो बस ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है इस चैप्टर से, और जो जो मैंने चैप्टर्स बताए आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, आप उन पे थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखेंगे। ठीक है, एट द एंड आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर टाइम लग रहा है तो लीव दैट क्वेश्चन, मूव ऑन, अपने सेक्शन डी और सेक्शन ई में मार्क्स लाने की कोशिश करो। इसमें स्टेप मार्क्स उतने नहीं है। ठीक है, 1 मार्क्स में वो कितने स्टेप लिख के आप दे दोगे, लेकिन अगर आप अपने सेक्शन डी और सेक्शन ई के टॉपिक्स के अंदर बढ़िया से स्टेप्स लिखते हो तो वहां पे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अगर आप इसमें स्टेप्स लिखते भी हो तब भी कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, वो दया आएगी तो कोई भी बंदा दे देता है मार्क्स, लेकिन हमें दया पे नहीं रहना। हमें या तो फाइनल आंसर बहुत ही आसानी से जल्दी से लाना है, या फिर हम उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे और बढ़िया चीजों पे फोकस करेंगे। एट द एंड बिल्कुल ये नहीं सोचना कि कुछ अलग पूछ लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस फॉर्मूला, ये आपका प्राइम फोकस होना
चाहिए। फॉर्मूला की एक शीट बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। अभी एग्जाम में टाइम जो है बहुत ही कम है, तो ऑब्वियसली जो मैंने वीडियोस बताई आपको, ये वाली, इस पे आप जरूर से जरूर एक बार गौर करिएगा। आई बटन पे भी मिल जाएगा, वीडियो खत्म होने पे भी मिल जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर चेकआउट करिए। ठीक है, आई होप आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाए। थैंक यू, विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।